हेलो बच्चों, हिंदी विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी के 10वीं कक्षा के स्पर्श पुस्तक से रविंद्र केलकर के द्वारा लिखी गई पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ जो है पढ़ेंगे। यह पाठ जो है यह 2 चरणों में विभाजित है। इसमें 2 तरह की सब टॉपिक दिए हुए हैं। तो पहला टॉपिक जो है वह है गिन्नी का सोना। ठीक है, शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज़्यादा चमकदार है। पहले तो हम यह समझ लें कि शुद्ध सोना यानी प्योर गोल्ड के बारे में बात हो रहा है, और गिन्नी का सोना यानी अगर आपने सोने के सिक्के देखे होंगे तो उसे हम गिन्नी भी बोलते हैं, दैट इज़ गिन्नी का सोना। ठीक है, जब हम सोने चांदी का कुछ भी आभूषण बनाते हैं तो उसमें लचीलापन लाने के लिए उसमें कुछ परसेंट तांबा का मिलाया जाता है, जिसके कारण वो लचीला हो सके। प्योर गोल्ड से जो है, प्योर जो शुद्ध सोना है, उससे किसी प्रकार की आभूषण नहीं बन सकते। तो यहाँ पर लेखक ने क्यों शुद्ध से सोना के बारे में चर्चा किया है, इस बारे में आइए जानते हैं। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है, क्योंकि उसमें लचीलापन आ जाता है, इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवाती हैं। फिर भी होता तो वह गिन्नी का ही सोना है ना। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही है। यहाँ पर सोना को लेखक ने इसलिए यूज़ किया है कि शुद्ध आदर्श भी यानी जो प्योर, जो आप आइडियल जो बोल सकते हैं, वह भी प्योर गोल्ड की तरह है। चंद लोग उसमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं और चलाकर दिखाते हैं, तब हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिस्ट कहकर उनका बखान करते हैं। यानी जैसे हमने जाना कि शुद्ध सोना जो है वो लचीला नहीं होता, वो बहुत कड़ा होता है, बेंड नहीं हो सकता। उसी तरह जो शुद्ध आदर्श है उसमें थोड़ा व्यवहारिकता का पुट लगाकर, थोड़ा सा उसमें व्यवहारिकता की गुण मिलाकर उसको लचीलापन बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें भी कुछ शर्तें हैं। पर बात न भूले कि बखान आदर्शों का नहीं बल्कि व्यवहारिकता का होता है, और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्यवहारिकता के नाम पर, ठीक है, व्यवहारिकता के नाम पर आदर्शवाद को नीचे गिराते जाते हैं, और जिसके कारण, और व्यवहारिकता का पुट उसमें डालते जाते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि आप उसके अपने लाभ हानि, अपने सोच के लिए वो कार्य करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें, जैसे अगर आप किसी विज्ञापन की ही बात करें, ठीक है, अब विज्ञापन जो है, अगर आप किसी एक अच्छी सोच या कुछ भी, हम उसमें कुछ अच्छी सोच से सरकार ने बनाया है किसी विज्ञापन को, तो उसकी आदर्श, उसकी वैल्यू को बनाए रखना है। अब उसमें उतना ही व्यवहारिक पुट की आवश्यकता है, यानी लचीलेपन की, यानी सपोज उसमें कुछ ऐसा स्लोगन डाल दिया जाए जो दर्शकों को पसंद आए, या कुछ ऐसा चित्र या वीडियो जो है दिखाया जाए जिससे जो दर्शक उसको अपने आप से कनेक्ट कर पाए, उन्हें अच्छा लगे, तो दैट इज़ फाइन। लेकिन व्यवहारिकता के नाम पर सपोज़ उसमें भद्दे गाने डाल रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, जस्ट पॉपुलैरिटी के लिए, तो ये हो गया आदर्शवाद का गिरावट। मैंने आपको साधारण शब्दों में समझाया ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि हम यहाँ किस व्यवहारिकता की बात कर रहे हैं। तो लेखक यहाँ पे यही कह रहे हैं कि कुछ लोग व्यवहारिकता के नाम पर क्या करते हैं, आदर्शवाद के स्तर को गिराते चले जाते हैं, और केवल अपनी ये लाभ को बनाए रखने के लिए, अपनी चीज़ को करने के लिए व्यवहारिकता का सूझबूझ से वह इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण समाज पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, और जो आदर्श का जो वैल्यू होता है वह गिरते चला जाता है। चंद लोग कहते हैं कि गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, ठीक है, व्यवहारिकता को पहचानते थे, उनकी कीमत जानते थे। मतलब कुछ लोगों का कहना था कि गांधी जी जो थे वो प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे और वह व्यवहारिकता को पहचानते थे, यानी कितनी ज़रूरत है उसमें उतना ही डालना है, उसकी कीमत को जानते थे, उसके वैल्यू को समझते थे, इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके। ठीक है, सपोज नॉन वायलेंस के बारे में है, गांधी जी बोल रहे हैं कि हमें यह पालन करना चाहिए, लेकिन उस शक्ति के साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि जहाँ पे जैसा इस्तेमाल, जहाँ पे जैसी ज़रूरत है उसमें थोड़ा हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वरना हवा में ही उड़ते रहते और देश उनके पीछे ना जाता। ठीक है, यानी अगर हम कुछ भी, जैसे
किसी भी चीज़ को अगर ले, सपोज़ हम बात कर रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे राष्ट्रपति जो थे उनके बारे में। हमारे देश में अनेक राष्ट्रपति हुए, क्या सभी बच्चे जो हैं वह राष्ट्रपति से मिल सकने या उनसे इंटरेक्ट करने का मौका पाते थे? नहीं। इवन बच्चों को भी उनसे बहुत सारे जो और राष्ट्रपति भूतपूर्व हुए या जो हैं उनसे उतना इंटरेक्शन है, वो उनके बारे में जानते भी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी छोटे बच्चे के बारे में कलाम जी के बारे में अगर उनसे पूछे, तो वो बच्चा को पता होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो भारत के मिसाइल मैन के नाम से उन्हें जाना जाता है, और वो बच्चों के बहुत फ्रेंड थे। क्योंकि जब आप आदर्शवाद को व्यवहारिकता के स्तर पर, यानी उसे बिल्कुल सिंपल वे में आप उसको बता रहे हैं, लेकिन उसकी गुणों को, उसकी गुणवत्ता को नहीं खो रहे हैं, ठीक है। वो बहुत बड़ी बड़ी बातें भी, आप उनके कोट्स वगैरह भी देखेंगे, उनकी बड़ी बड़ी बातें भी बहुत ही सिंपल अंदाज से लिखी हुई कि किसी भी छात्र के हृदय में उतर जाए कि हाँ, हमें मेहनत जो है तब तक जारी रखना चाहिए जब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर ले। तो ये सब जो है, और उन्होंने बच्चों से मिलकर कैसे तैयारियाँ करनी चाहिए, कैसे परीक्षाएँ देनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की थी, जिसके कारण बच्चे उनको व्यवहारिक स्तर पर उनको जान पाए, जिससे उनके आदर्शता के जो वैल्यू है उस चीज़ों को समझ पाए। इसलिए कहा गया कि व्यवहारिकता जरूरी है, लेकिन उतना ही जितना उसमें मतलब आदर्शवाद का गुण जो है वह नीचे ना आए। हाँ, पर इसलिए सोना ही हमेशा आगे बढ़ता, और इसलिए यहाँ पे गांधी जी के आदर्शों के बारे में कहा गया कि गांधी जी जो है वो आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को ही आदर्श के स्तर पर ऊपर ले जाते थे, जिसके कारण वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे, ठीक है। इसलिए सोना ही हमेशा आगे रहता है। व्यवहारिक लोग हमेशा सजग रहते हैं, लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही आगे कदम उठाते हैं। वे जीवन में सफल होते हैं, अन्यों से आगे भी जाते हैं, पर क्या वे ऊपर चढ़ते हैं? खुद ऊपर चढ़े और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चले, यही महत्व की बात है ना। व्यवहारिकता का मतलब ये नहीं कि केवल आप अपने लाभ के बारे में सोचें और दूसरों के बारे में नहीं सोचें। आप क्या समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो यह बात जानना होगा, केवल आप अपने लाभ के लिए कुछ भी दिखा रहे हैं और फॉर टाइम बिंग अगर वो पॉपुलर भी हो गया, इसका मतलब यह नहीं कि वह सही है ना। हमें ऐसा कुछ करना है जो हमारे व्यवहारिकता के स्तर को भी उसमें थोड़ा समावेश कर सके हम आदर्शवाद के साथ, और इसमें हमारी आदर्शवादिता भी जो है वह नीचे नहीं आए। तब उसमें आपका जो रियल प्रैक्टिकल आइडियोलिस्ट की बात है, तब उसमें वो सफल होगी, और वह अपने साथ साथ देश को भी या समाज को भी आगे ले जा सकेंगे। तो ये हमारा पहला है गिन्नी का सोना, और दूसरा है झेन की देन। आइए चलिए अब दूसरे जो सब टॉपिक है इसकी व्याख्या करते हैं। जापान में मैंने एक मित्र से पूछा कि यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक होती है। लेखक ने जापान में अपने मित्र से मिले और अपने मित्र से यह मतलब जिज्ञासावश पूछना चाहा कि यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक होती है। मानसिक, उन्होंने जवाब दिया। मानसिक मतलब मेंटल। यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। यहाँ के 80% जो पॉपुलेशन है मतलब आप बोल सकते हैं साइको रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसकी क्या वजह है और व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? कहने लगे हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। मतलब वहाँ का एक निवासी है या मित्र जो वहाँ का ही है, बोल रहा हमारी जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, यानी स्पीड जो है, स्पीड ऑफ लाइफ इट्स इंक्रीजिंग 2 टाइम 3 टाइम नहीं बल्कि 10 टाइम्स। ओके, यहाँ कोई चलता नहीं, मतलब लोग चल नहीं रहे हैं बल्कि दौड़ रहे हैं। लोग बोल नहीं रहे हैं बल्कि बक रहे हैं। मतलब आप क्या बोल रहे हैं इससे आपको कोई लेना देने। बकना मतलब जस्ट लाइक बैबलिंग। जब हम अकेले पढ़ते हैं तो यानी जब वो अकेले भी हैं तो उनका मस्तिष्क जो है, दिमाग जो वो शांत नहीं है, वो अपने आप से कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। और जापान जो है वो अमेरिका से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। वो अमेरिका से होड़ में आगे निकलना चाहता है, जिसके कारण वह 1 दिन मतलब आप सोच सकते हैं कि वह 1 महीने यानी 30 दिन
दिनों का काम एक दिन में पूरा करने की कोशिश कर रहा। अगर आप समझिए 10 दिन का भोजन एक दिन करना चाहेंगे तो क्या आपका पेट उसकी इजाज़त देगा? नहीं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। या आप किसी भी चीज़ की अधिकता जो होती है वह मतलब अति सर्वत्र वर्ज्यते बोल सकते हैं। किसी भी चीज़ की अधिकता जो है वह बर्बादी लाती है। तो यहाँ पे उसी चीज़ के बारे में बात की जा रही है। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। हमारा माइंड ऑलरेडी बहुत स्पीड में रहता है। अगर आप सोए हुए हैं, कुछ कर रहे हैं, आप भले बैठे हुए हैं, लेकिन आपका दिमाग जो है वह तेज़ी से हवा में दौड़ते रहता है। और मतलब आप कुछ भी सोच रहे हैं, आप कहीं से कहीं तक भी अपनी सोच को ले जा सकते हैं, इसका कोई एंड नहीं है ना। और इस मतलब दिमाग में इतनी, जो आपका दिमाग ऑलरेडी इतना तेज़ चल रहा है, उसमें अगर आप स्पीड का इंजन लगा दिए तो आप सोच सकते हैं कि वह कितनी तेज़ी से भागेगा। और वही आप यहाँ वहीं जापानी लोग जो है वह इसी मेथड पे काम कर रहे हैं। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है। अगर सपोज़ आप रबर बैंड को खींच रहे हैं और एक समय आता है कि रबर बैंड क्या होगा, टूट जाएगा। उसी तरह सेम थिंग यहाँ गया कि आपका दिमाग का भी एक कंट्रोल है, आपके दिमाग का भी एक लिमिट है कि आप कितना काम कर सकते हैं, कितना सोच सकते हैं। अगर आप उसके एक्सट्रीम, उसके बियॉन्ड चले जाएं तो आपका क्या होगा, पूरा इंजन टूट जाएगा। और यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ रहे हैं। और यही कारण है कि जापान में अधिक लोग जो है वह मानसिक रोग यानी मेंटल डिजीज़ और आप साइको रिलेटेड बोल सकते हैं, उनको प्रॉब्लम हो रहा है। वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और तातमयी चटाई की जाने वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। नाउ द राइटर वॉज टेलिंग कि वो एक जगह की चर्चा कर रहे हैं कि वह एक 6 मंजिल या 6 स्टोरीड बिल्डिंग थी। और वहाँ पर जैसे बोल सकते हैं ना आप, पर्णकुटी यानी पत्ते से बना हुआ एक कुटिया ऊपर में बना हुआ था। बाहर बेढप सा मिट्टी का बर्तन था, एक बड़ा ही बेडौल सा, जिसका कोई अच्छा डिज़ाइन नहीं है, एक मिट्टी का एक बर्तन जैसे पॉट बोल सकते हैं, उसमें पानी भरा हुआ था। और हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए, तौलिए से पोंछ अंदर गए। राइटर जो है अपने मित्र के साथ एक जगह पर गए और उस जगह पर बाहर में एक पर्णकुटी टाइप का बना हुआ था। और वहाँ पर प्रवेश करने के पूर्व बाहर में एक मिट्टी का एक बर्तन रखा हुआ था जिसमें पानी रखा हुआ था। तो पहले आपको हैंड वॉश, अपने पैर को धोना, हाथ को धोना, एंड देन ओनली यू कैन गो इनसाइड। ठीक है, तौलिए से पोछो और अंदर गए। वहाँ पे एक टॉवल भी रखा हुआ था। दे हैव टू वाइप एंड दे हैव टू गो इनसाइड। अंदर चाजिन बैठा हुआ था। चाजिन एक बंदे का नाम है। हमें देखकर वह खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। जैसे हम किसी से मिलते हैं ना तो आप कैसे ग्रीट करते हैं। दोझो 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 मतलब आइए, तशरीफ़ लाइए, है ना, प्लीज़ बी सीट कहकर स्वागत किया, उनका वेलकम किया। बैठने की जगह हमें दिखाई, उन्हें दिखाया कि यहाँ पर बैठिए। अंगीठी सुलगाई। अंगीठी जो है जो आप गैस टाइप का, जैसे अभी हम नॉर्मल ये जो गैस कहते हैं, जो मिट्टी का चूल्हा होता है उसमें अंगीठी ले गए थे, जिसके कारण उसको गर्म करने के लिए कोल में फूंक मारनी पड़ती है, जिससे वो अंगीठी जलने लगती है। उस पर चायदानी रखी, मतलब एक सॉसपेन रखा और बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आए। और उनके पास एक और कमरा था जिसमें बहुत सारे कुछ यूटेंसिल्स रखे थे। ही ब्रॉट फ्यू यूटेंसिल्स फ्रॉम दैट रूम। ठीक है, तौलिए से बर्तन साफ किए। देन ही क्लीन द यूटेंसिल्स विद दैट टॉवेल। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हैं। कहने का मतलब कि वो सारी क्रियाएं, चाहे चायदानी को अंगीठी पर सुलगाना या बर्तन लेकर आना, बर्तन को तौलिए से पोंछना, ये सारा काम जैसे कोई एक मेथड, एक स्टेप बाय स्टेप कोई रूल के हिसाब से हो रहा है, कोई मेथड के हिसाब से हो रहा है, जिसमें किसी प्रकार की कोई हड़बड़ी नहीं है। बिल्कुल शांति से, बहुत ही धीमे धीमे गति से वह सारे काम कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, 1 महीने और उस 1 मिनट, हाँ हम लोग यहाँ पर, और बगल के कमरे में जाकर हमने देखिए अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आए, तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था कि मानो जय जयवंतिकार के सुर गूंज रहे हों। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई पड़ रहा था। मतलब यू कैन इमेजिन कि इट्स अ पिन ड्रॉप साइलेंस। इतना शांत कि वो जो पानी का जो बुलबुला होता है, जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो वो साउंड भी आसानी से सुनाई पड़ रहा था। तो इतना शांति से वो सारा काम जो है वो परफॉर्म कर रहे थे। चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी। देन ही प्रिपेयर्ड द टी, और उसको प्याला मतलब
कप में निकाला। फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए। फिर उन प्यालों को इन दोनों के इनके मित्र और लेखक के सामने रख दिया। वहाँ 3 मित्र ही थे। इस विधि में शांति बहुत मुख्य बात होती, मतलब इन दैट ओनली 3 पीपल आर अलाउड एट ए टाइम, क्योंकि ये जो मेथड है इसमें सबसे अधिक जो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है वह है शांति, यानी पीस। ठीक है, इसलिए यहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया था, मतलब एट ए टाइम केवल 3 आदमी भी एंटर कर सकता है। तो एक तो आदमी चाजीन है जो बना रहा और 2 आदमी उसके अलावा। और प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी, केवल 2 सिप ऑफ टी वॉज देयर इन दैट कप। हम होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे, और उसको चाय पीने हैं मतलब वो भी आप 2 ही सिप है और उसे भी एक एक बूंद करके वो पी रहे हैं। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। नाउ यू कैन बिलीव कि द 2 सिप ऑफ टी दे ड्रैंक टिल 1.5 आवर। ओके, पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा। अब लेखक के लिए यह पहला अनुभव था, उन्हें लगा कि यहाँ क्या हो रहा है और वो बहुत ही कन्फ्यूज़न में थे। ठीक है, मुझे लगा कि मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ और यहाँ का सन्नाटा भी मुझे सुनाई दे रहा है। ठीक है, और उन्हें ऐसा लगने लगा कि दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही, जैसे हम कोई मेडिटेशन पे जाते हैं और जैसे जैसे हमारे बॉटम से लेके हमारे टॉप तक वो बोलते हैं कि आपका अब आप अपने उंगलियों को देखें, वो बिल्कुल शिथिल पड़ गई है ना, अपने नी को देखें यानी थोड़ी देर बाद हम अपने शरीर को क्या समझते हैं, बिल्कुल स्थिर, यानी लगता है कि हमें वो पावर भी नहीं कि हम अपने शरीर को उठा सके। ठीक उसी तरह वह इस क्रिया के दौरान आपके माइंड को इस तरह से शिथिल, इस तरह से स्थिर कर देता है कि जैसे आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं आपके माइंड में चल रहा है। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई, मतलब थोड़ी देर तो उनका माइंड बिल्कुल धीमा हो गया। एंड आफ्टर दैट ही वॉज फीलिंग कि इट वॉज नॉट वर्किंग एट ऑल, मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ, यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं इन्फिनिट में जी रहा हूँ और मुझे सन्नाटा जो है, शांति भी है, दैट ऑल्सो आई एम एबल टू हियर। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते हैं। एक नॉर्मल जो हम ह्यूमन बीइंग का एक टेंडेंसी होता है कि हम या तो बहुत अच्छी चीज़ें, अगर कुछ हमारे भूत में हुआ रहता है तो हम उसको याद करते हैं, जैसे हमारा बचपन, हमारे कॉलेज का दिन है ना, उसके बारे में याद करते हैं। और नहीं तो आप आगे के बारे में, अगर एक छात्र है पढ़ाई से रिलेटेड या कोई जॉब करने वाला, तो अपने सेविंग है, अपने फ्यूचर का क्या प्लान है, तो वो भविष्य के बारे में हम मतलब बहुत ही कम समय के लिए वर्तमान में जीते हैं। और हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है। और सत्य क्या है? भूत ऑलरेडी डन हो चुका है और भविष्य का हमें पता नहीं है। तो जो सत्य है वह है वर्तमान। लेकिन हम मूर्ख लोग जो है, जो सत्य है उसके बारे में न सोचकर जो बीत गया है या जो आने वाला, हम उसमें ही लगे रहते हैं, है ना। और यही बात सच भी है। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए। और लेखक ने यह माना कि जब वो इस गरिमापूर्ण ढंग से जब उन्हें चाय दिया गया और जब वो 1.5 घंटे तक चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे और उनका माइंड बिल्कुल शांत हो चुका था, तब उन्होंने नोटिस किया कि उनके माइंड में न तो वो भूतकाल में थे और न ही भविष्यकाल में, केवल वर्तमान क्षण सामने था। यानी जो सामने हो रहा था उसे ही बस वो फील कर रहे थे और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। वर्तमान क्षण जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। मतलब फर्स्ट डे ही रियलाइज कि दिस इज़ कॉल्ड लाइफ। इसीलिए जो सेंट लोग जो होते हैं, जो यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, उनका मतलब जो एक ठहराव, कोई शांति जो होता है उनके मस्तिष्क का, उसका मुकाबला हम सामान्य मनुष्य नहीं कर सकते। और झेन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों के। इसलिए झेन परंपरा, दिट इज़ द झेन ट्रेडिशन, और ये बहुत बड़ी जो ट्रेडिशन है ये जापानियों को मिली है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम भी झेन की देन है। देन मतलब किसी भी चीज़ का कंट्रीब्यूशन। तो दोनों ही सब टॉपिक बिल्कुल ही अलग अलग आधार पर बने हुए थे। एक व्यवहारिकता और आदर्शवाद के बारे में दिया गया था, जबकि दूसरा जो है वह जापानियों की जो बहुत तेज़ी से काम करने की आदत है और आगे बढ़ने का होड़ है, जिसके कारण वहाँ के लोग मस्तिष्क ये से बीमार हो रहे हैं, मस्तिष्क संबंधी रोग से बीमार हो रहे हैं। और कैसे वे अपने मस्तिष्क को शांत करते हैं, किस पद्धति का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और कैसे लेखक ने इसका अनुभव किया, यह हमारे सेकेंड व्याख्या में दिया गया है। यहाँ पर माइंड मैप है। माइंड मैप में हमने 2 पॉइंट्स
झेन की देन और 2 पॉइंट जो है आपकी गिन्नी का सोना से लिया है। व्यवहारिकता और आदर्श के समावेश को समझना, ठीक है, कि कितना व्यवहारिकता में, आदर्शवाद में व्यवहारिकता का पुट कितना मिलाया जाए कि आदर्शवाद का स्तर जो है वह नहीं गिरे, और आदर्शवाद के स्तर तक व्यवहारिकता को ले जाना, न कि लाभ के लिए उसकी गुणवत्ता को गिराना। सो पहला सब टॉपिक का मेन जो मोरल बोल सकते हैं या जिस्ट बोल सकते हैं यही है कि आदर्शवाद को नहीं गिराना बल्कि व्यवहारिकता के पुट को आदर्शवाद के स्तर तक ले जाना है। इसको आप सीधे सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि तांबे में सोना मिलाना, न कि सोने में तांबा मिलाना। और पतझड़ में टूटी पत्तियां के जो दूसरा सब टॉपिक है वह है झेन की देन। जापानी लोग मनोरुग्ण के शिकार क्यों होते हैं, इसकी चर्चा लेखक ने इस पाठ में किया है। और तनाव मुक्त रहने के लिए चानो यू विधि से अपने दिमाग को शांत करते हैं। जो विधि है, जो चाय पीने की जो विधि है, उसे जापानी में चानो यू कहते हैं, और इसी विधि के द्वारा वह अपने दिमाग को शांत करते हैं। यहाँ पे मौखिक और लिखित प्रश्न दिए हुए हैं। आइए कि एक प्रश्न को देखते हैं। शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग क्यों होता है? शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना जो होता है वह अलग होता है क्योंकि हमने एक्सप्लेनेशन में ही बताया था कि गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है, इसलिए वह ज़्यादा चमकता है, और शुद्ध सोना जो है वह सोने से मजबूत भी होता है। लेकिन शुद्ध सोने में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती, वह बिल्कुल प्योर होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहते हैं? प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट उन्हें कहते हैं जो आदर्शों के साथ साथ उसमें व्यवहारिकता के मिश्रण या समावेश को मिलाते हैं। जब आदर्श को बिना गिराए केवल उसे लचीला रखने के लिए उसमें व्यवहारिकता मिलाई जाए तो वह सही है, पर कभी कभी लोग अपने लाभ के लिए और लाभ को पूरा करने के लिए उसमें व्यवहारिकता के नाम पर इतना गिरा देते हैं कि उसमें आदर्श नहीं के बराबर रह जाता है। यहाँ पर होगा और इसका समाज पर गलत प्रभाव पड़ता है, ऐसे में समाज का स्तर गिर जाता है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट के बारे में क्या कहा गया, किसे कहते हैं, वह इस बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट है पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श क्या है। ठीक है, पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श वे हैं जिनमें व्यवहारिकता को गिरने के बजाय आदर्श के स्तर पर चढ़ाया जाए। पाठ के संदर्भ में शुद्ध सोना की शुद्ध आदर्श क्या है कि व्यवहारिकता को गिराने के बजाय व्यवहारिकता को आदर्शवाद के स्तर तक ले जाया जाए, अर्थात उसमें उतना ही तांबा मिलाए जितना कि ज़रूरी है ना, जितना उसके लचीला और जितना उसकी गुणवत्ता को नहीं गिराए। जैसे महात्मा बुद्ध के कई आलोचक भी हुए थे, पर उन्होंने जब व्यवहारिक रूप से अपने उन्हें आदर्श भरे कार्य करते देखा तो बहुत लोग उन्हें पसंद करने लगे। तो ऐसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान 1-2 एग्जाम्पल दिए थे जो इस पाठ को समझने के लिए बहुत ही आसान होगा। चलिए अब नेक्स्ट हमारा है लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात क्यों कही है? लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात इसलिए कही है क्योंकि वे अपने आप को आगे रखने के लिए एक दिन में 30 दिन का काम करते हैं, मतलब 1 महीने का काम। जापान के लोग पूर्ण रूप से प्रतिस्पर्धा में विश्वास करते हैं। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, हमेशा उसमें विश्वास करते हैं, और वे किसी भी तरीके से उन्नति करके अन्य देशों से आगे निकलना चाहते हैं। इसलिए उनका मस्तिष्क सदा तनाव से भरा रहता है। इस कारण वे मानसिक रोगों के शिकार होते हैं। वे आगे निकलने की होड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनका दिमाग एक पल के लिए भी आराम नहीं करता। ठीक है, तो इस बात को हमें डेडिकेटेड होना चाहिए, हमें मेहनत करना चाहिए, नो डाउट, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक एक्सट्रीम एक लेवल तक ही हमें किसी भी चीज़ को खींचना चाहिए, चाहे वो हमारा दिमाग हो, शरीर हो। हम जितना कर सकते हैं, जितना हमारी क्षमता है, उससे ज़्यादा बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। फॉर टाइम बिंग इट्स ओके, लेकिन कभी जब हम इस काम को लगातार करने लगते हैं तब वो हमारे मानसिक और शारीरिक रूप से हमें नुकसान पहुंचाने लगता है। जापानी में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं? जो हमने माइंड मैप में भी बताया था, इसे हम विधि को चानो यू कहते हैं। जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती उस स्थान की क्या विशेषता है, ये आप अपने शब्दों में भी आसानी से लिख पाएंगे। जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है वह स्थान जो है पर्णकुटी जैसा, यानी पत्ते की कुटिया जो आप बोल सकते हैं, स्मॉल हट काइंड ऑफ बना रहता है। वहाँ बहुत अधिक शांति होती है। प्राकृतिक यानी नेचुरल रूप से उस छोटे से स्थान में केवल 3 लोग ही एंटर कर सकते हैं। ठीक है,
वहाँ पे एक बाहर मिट्टी का बर्तन रखा रहता है, इसमें पानी भरा होता है। आपको अपना हैंड और हाथ पैर धोकर फिर तौलिए से पोंछकर आपको अंदर प्रवेश करना है ना। और यहाँ चाय पीने की एक गतिविधि जो क्रियाकलाप है वह बहुत ही नियमानुसार, बहुत ही एक शांतिपूर्ण ढंग से किया जाता है। जैसे एक घूंट को चाय को जो है वो 1.5 घंटों तक लगाकर पीना, यह अत्यधिक शांति का वातावरण होता है। तो इस स्थान की यही विशेषता है, क्योंकि मोस्टली लोग जो है मनोरुग्ण यानी मानसिक रूप से परेशान होते हैं, तो उन्हें इस स्तर तक ले जाना उनका काम होता है, ताकि उन मानसिक रूप से वो बिल्कुल स्थिर हो जाए। क्योंकि माइंड ऐसा चीज़ नहीं, बॉडी आप रिलैक्स कर सकते हैं लेट कर, लेकिन माइंड जब तक आपका बिल्कुल आप कूल नहीं रहे, बिल्कुल पीसफुल ना हो, आपका दिमाग जो है वो शांत नहीं रहेगा। हम लेटे हुए हैं लेकिन हमारा दिमाग इधर उधर चलते रहता है ना, क्योंकि हमारे दिमाग में हज़ारों चीज़ चलती रहती है। शुद्ध आदर्श की तुलना में सोने से और व्यवहारिकता की तुलना में तांबे से क्यों की गई है? यह स्पष्ट है कि जीवन में आदर्शवादिता का बहुत अधिक महत्व है, ठीक है, आइडियल का। अगर व्यवहारिकता को भी आदर्श के साथ मिला दिया जाए तो व्यवहारिकता की सार्थकता यानी व्यवहारिकता यानी प्रैक्टिकलिटी को उतना ही अगर हम आइडियल से मिला दिया जाए तो व्यवहारिकता की उसमें सार्थक यानी वो देन फ्रूटफुल है। समाज के पास जो आदर्श रूपी शाश्वत मूल्य जो वैल्यू है वे आदर्शवादी लोगों की ही देन है। व्यवहारवादी तो हमेशा हानि लाभ के बारे में सोचते हैं। जीवन में आदर्श के साथ व्यवहारिकता भी आवश्यक है, क्योंकि व्यवहारिकता के मिश्रण से ही वह सुंदर और मजबूत बनता है। क्योंकि आप केवल स्टिफ रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें करना मुश्किल है, लेकिन उसमें अगर आप थोड़ा व्यवहारिक हो जाए, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाए तो उसे हम किया जा सकता है। चाज़िन ने कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की? यह सवाल भी बहुत इजी है इसमें से। चाज़िन ने टी सेरेमनी से जुड़ी सभी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से की। यह सेरेमनी एक पर्णकुटी में संपन्न हुई। चाज़िन द्वारा अतिथियों को उठकर स्वागत करना, ठीक है, फिर बर्तन दूसरे कमरे से लेकर आना, अंगीठी सुलगाना, ठीक है, और फिर उन्हें तौलिए से पोंछना, चाय के बर्तनों में डालने आदि की सभी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से की और बड़े ही आराम से, बड़े ही अच्छे और सहज वे में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारे प्रश्नों का उत्तर जो है मौखिक तो सारे कर डाले हैं, लिखित में भी हमने पहला, दूसरा, तीसरा। हाँ, चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया है? मुझे लगा यह प्रश्न बहुत ही आसान है, तो मैंने इसका उत्तर यहाँ पर नहीं लिखा है। आप खुद से लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चाय पीने के बाद लेखक को बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल लगने, उन्हें सन्नाटा भी सुनाई देने लगा, बिल्कुल शांति भी उन्हें ऐसा लगा कि उनके कान में सुनाई पड़ रहा है। और नॉर्मली जब हम अतीत और भविष्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे राइटर ने फील किया, लेखक ने, कि उनके माइंड जो है, मस्तिष्क जो है वो पूरी तरह से शांत हो चुका है और थोड़ी देर बाद वह जैसे बंद हो गया हो और अब वह बिल्कुल जैसे वर्तमान को जी रहे थे और उन्होंने जीवन में पहली बार इस क्षण को फील किया था। तो उन्होंने लिखा कि मैंने पहली बार ऐसा हुआ कि जैसे मैंने जीवन को जिया है। तो यह परिवर्तन लेखक ने महसूस किया था, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर हमने प्रश्न उत्तर की चर्चा कर ली और यहाँ पर हमने फ्यू वर्ड्स इस चैप्टर से रिलेटेड जो टफ वर्ड है मैंने दे दिए, ताकि जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इसको समझने में और आसानी होगी। तो आशा करती हूँ कि पतझड़ की टूटी पत्तियों की जो चैप्टर की व्याख्या है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी और मैंने इसकी व्याख्या अपने ढंग से बहुत अच्छे तरीके से की है। आप 1 से 2 बार अगर वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल ही एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की कक्षा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।